लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? फिजिक्स में ना, फिजिक्स का ही पढ़ने वाले हैं हम। फिजिक्स में क्या पढ़ने वाला आज का टॉपिक जो है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे एक नंबर फिक्स रहता है, इससे एक नंबर फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है और डायमेंशन पे आता है। उससे पहले यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ा ये हम लोग समझेंगे। यूनिट का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि मान लो कि पहले का सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हारे अपने कोई वस्तु दिया और तुम उस वस्तु के बदले में कोई और दूसरा वस्तु दे रहे हो, तो ये था बार्टर सिस्टम। तो उसमें तो गड़बड़ा सकता है ना, क्योंकि हर वस्तु का कीमत अलग है। मान लो मैंने 1 किलो गेहूँ दिया, तुमने मुझे 1 किलो चावल दिया, है ना, तो चावल और गेहूँ का कीमत अलग अलग हुआ, किसी ना किसी को तो घाटा या नुकसान तो हुआ ना। बात समझ में? तो ये बात है। तो पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता, अनुमान के हिसाब से आदमी काम करता था। लेकिन उसके बाद यूनिट की ज़रूरत पड़ा, और यूनिट सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, हर एक क्षेत्र में, ठीक है। किसी की दूरी नापना हो, टाइम नापना हो, तो इस हर चीज़ के लिए, ठीक है। किसी के लिए इंटेंसिटी नापना हो, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापना हो, तो ये सारी चीज़ें था। बात समझ में आ रहा है? तो यूनिट का ज़रूरत पड़ा। अच्छा, जिस भी फील्ड की हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पहले बात करते हैं 10, 20, 30, ये सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये सारे क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मीनिंगलेस है, किसके बिना? यूनिट के बिना, है ना। यूनिट के बिना मैग्नीट्यूड क्या है, मीनिंगलेस है। मैग्नीट्यूड इज मीनिंगलेस, विदाउट यूनिट। यूनिट के बिना जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैग्नीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं 10, 20, 30, अब क्या 10, 30, है ना, कोई पता नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 10 kg, तो अब समझ में आ गया। यानी कि 10 kg जैसे ही बोलूँ तो ये तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। इतना समझ में आ रहा है। और ये वाला पोर्शन क्या हुआ, यूनिट हुआ। अब इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, यानी कोई चीज़ सब्सटेंस की बात हो रहा है, कोई मैटर की बात हो रहा है, और उस मैटर की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मास की बात कर रहे हैं, यानी उसकी भार की बात कर रहे हैं। तो इस यूनिट से हमको पता चला। इसी हिसाब से जो फिजिक्स में है हम लोग पढ़ते हैं क्या है, नेचर्स, मतलब यूनिवर्स और उसके लॉ के बारे में, नियम के बारे में पढ़ते हैं। उसके किस तरह से मोशंस करता है, किसे क्या होता है, तो वो सब एक्सप्रेस करने के लिए हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना। अब वो यूनिट को थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। पहले तो बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसको नोट डाउन कर लो। फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटी के बारे में ना, फिजिकल, एक मैंने 2 क्वांटिटी बोला, एक तो बोला फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी 2 तरह के क्वांटिटी होगी। एक तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या आ गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, अब ये हो गया। अब इन दोनों को मेजर करना है, कैसे करेंगे? जो इसमें मेजरेबल चीज़ क्या होता है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही तुम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मेजरेबल, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को तुम मेजर कर ही नहीं सकते, नॉट नॉन मेजरेबल, यानी इसको हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते। अब कैसे पता है कि मेजर कर सकते हैं या मेजर नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले नॉन फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स को लेता हूँ, ठीक है। अगर नॉन फिजिकल क्वांटिटी की इसकी बात करें, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल में दूँ यूनिवर्स, है ना। अब यूनिवर्स को मेजर करना आसान है? नहीं है, सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, इसलिए वो क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात समझ में आ गया। उसी तरीके से क्या है, एक समुद्र भी बोल सकते हैं, या बहुत सारे हो सकते हैं। समुद्र में पानी का क्वांटिटी पता करना मुश्किल है, सिर्फ अनुमान बता सकते हैं कि इतना है, लगभग इतना है, समुद्र ने इतना जगह घेरा है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आता है। लेकिन कुछ मेजरेबल जो क्वांटिटी होता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब वो क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, ध्यान से देखो। अगर कि तुम किसी ऑब्जेक्ट की मास की बात करो,
तो मास को हम लोग नाप सकते हैं, मास को उसके हम लोग नाप सकते हैं। किसी जगह के डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो उसको भी हम लोग माप सकते हैं, है ना। डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग उसको माप सकते हैं। और क्या हो सकता है, टाइम को भी हम लोग नाप सकते हैं, ETC। यानी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी में है, जो मेजरेबल है, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी में उसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अब जब फिजिकल क्वांटिटी में मेजरेबल है तो इसमें भी दो तरह के यूनिट हो जाते हैं। जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, और इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए जिससे हम लोग मेजर कर। तो उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, यूनिट को यूज करते हैं। यूनिट इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, यूनिट को हम लोग यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। अब क्या, अगर जिस स्टैंडर्ड का हम लोग यूज करेंगे, अगर वो स्टैंडर्ड किसी संस्था के द्वारा, अगर मान लो बाई चांस किसी संस्था के द्वारा अगर वो चलाया नहीं जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा ना। सब अपने मन मुताबिक ही मेजरमेंट लेने लग जाएंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे ही, लेंगे ना। तो यही बात है। तो इस मेजरमेंट को जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, CGPM। कौन करता है, CGPM। ये क्या हुआ, एक संगठन है, ठीक है। ये एक संगठन है, क्या है संगठन का फुल फॉर्म क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ये इंग्लिश नाम हुआ, ठीक है। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि इसमें तो C से शुरू हो रहा था, फिर कैसे ये कर रहा है, फुल फॉर्म तो बन नहीं रहा। ये इंग्लिश का हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट मेजर। लेकिन इसको फ्रेंच में अगर बोलेंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस जनरले पोइडी एट मेजरेट करके होगा, मेजरेट, ठीक है, या मेजरेट। तो ये फ्रेंच में हो जाएगा, लेकिन हमको इंग्लिश में ध्यान रखना है क्या, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। यानी ये CGPM कंट्रोल करता है कि यूनिट को किस तरह के होंगे। जब एक बार कंट्रोल हो गया तब कितने तरह के यूनिट आते हैं, दो तरह के यूनिट आते हैं। वो दो तरह के यूनिट क्या होते हैं, जब ये फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह के यूनिट आते हैं, इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की ही बात करें तो इसमें कितने, दो तरह के यूनिट आ गए, दो तरह के यूनिट आ गए। एक तो बोलते हैं जिसको फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल क्या होते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या दिखा दिया है, जिसको हम लोग, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में कुछ क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को मापने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोल देता है। और जो ड्राइव क्वांटिटी होती है उसको मापने के लिए क्या हमको चाहिए, फिर फंडामेंटल यूनिट को ही ड्राइव करते हैं, तो उसी को ड्राइव यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्या कर सकते हो, क्वांटिटीज भी कर लो, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर ड्राइव क्वांटिटीज। इतना समझ में आ गया। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज होते कितने तरह के हैं, अब अगर हम बात करें अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज होते कितने तरह के, तो वो 7 तरह के होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो क्या होता है, मास होता है। दूसरा डिस्टेंस, तीसरा टाइम, चौथा करेंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये क्या हो गए, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। और इस सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को मापने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसको भी क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल
यूनिट बोल देते हैं। अगर मास को नापना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, केजी यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को नापना है तो क्या यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे। टाइम को यूज करना है तो सेकेंड यूज करेंगे। करेंट को एम्पियर में नापेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। क्या करते हैं, कैंडेला में ये यूनिट हो गया, इस यूनिट में इस क्वांटिटी को हम लोग नापेंगे। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। इतना बात समझ में आ गया। और फंडामेंटल क्वांटिटी में दो क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, इसके अलावा क्या होता है, दो तरह के और यूनिट हो जाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं गिना जाता है, साथ ही मानते हैं, लेकिन दो और हो जाते हैं जिसको हम लोग अलग से नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखे गए है ना। तो इसमें क्या होगा, दो तरह की चीज़ों को नापते हैं। एक तो क्या यूज करते हैं, प्लेन एंगल। एक क्या यूज करते हैं, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या यूज करते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। इसमें दो क्वांटिटी कौन हुआ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज करते हैं, या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गया एक तरह से सॉलिड एंगल। इसको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इसको मापने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। अब प्लेन एंगल क्या होता है, ध्यान से देखो। जब हम किसी 2D ऑब्जेक्ट की बात करें ना, 2D ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसके और इसके बीच का एंगल बताओ, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लेन एंगल, ठीक है। इसको नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं, रेडियन। इसका छोट में RAD, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल क्या दिखाता है, जैसे 3D ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। 3D में क्या, जैसे मान लो ये कौन है, यहाँ पे ये कौन है ना, तो ये वाला एंगल, ये जो कौन है ना, इस कौन में कौन सा वाला एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये दिख रहा होगा ये एंगल, इसको ये वाला थीटा वाला एंगल जो है उसी की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल क्या दिखाता है, इस एंगल को मेजर करते हैं स्टे रेडियन। क्या बोलते हैं, STER रेडियन। क्या बोलते हैं, ST रेडियन। इतना समझ में आ गया है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कहते हैं, SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ड्राइव यूनिट के बारे में देख लेते हैं कि ड्राइव यूनिट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक प्रॉपर्टीज क्या है, फंडामेंटल यूनिट की एक क्या प्रॉपर्टीज है, तो किसी और अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये इसका एक और प्रॉपर्टी क्या है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी पे वो डिपेंड, अदर चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, वो उनका जो इटसेल्फ होता है। मास है तो मास क्या किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, बात समझ। लेकिन जो हम लोग ड्राइव यूनिट क्या बात करते हैं, जो ड्राइव यूनिट की बात कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में, ड्राइव यूनिट, इसको मैं मिटा दूँ, इसी में जो सेकंड टाइप का हम क्वांटिटीज बोल रहे थे, ड्राइव क्वांटिटीज, है ना। और उसको मापने वाले यूनिट को क्या बोल दे रहे थे, ड्राइव यूनिट। जो ड्राइव क्वांटिटीज की बोल रहे हैं ना, ये क्या है एक्चुअल में, ये अदर चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स, या डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा सा देखो ना। अगर तुम बात करते हो क्या चीज़ का, वॉल्यूम का बात करते हो, या वेलोसिटी का बात करते हो, या फिर एरिया का बात करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं वेलोसिटी की बात करूं, एरिया का बात करूं, है ना, एरिया का बात करूं, वेलोसिटी का बात करूं, वॉल्यूम का बात करूं, या ETC, है ना, ये सारे क्या है, ये ड्राइव यूनिट से ही निकलते हैं, है ना। बात समझ में, ये किस पर ना किस पर डिपेंड करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगे ही करेंगे, है ना। इतना समझ में आ गया, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की।
टाइप्स ऑफ सिस्टम की, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या बताते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने तरह के होंगे? 4 तरह के होते हैं। एक तो एसआई यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अभी जो हम लोग जितना पढ़ रहे थे अभी जस्ट पीछे, ये सारे क्या है? एसआई यूनिट है, ठीक है। ये ऑल ओवर इंटरनेशनल, पूरे इंटरनेशनल में ये लगता है, ये पूरे इंटरनेशनल यानी पूरी वर्ल्ड पूरा इस एसआई यूनिट को ही फॉलो करता है। किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करता है? एसआई यूनिट को ही सब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे देश हुए हैं, ठीक है, कुछ देश, कुछ लोग क्या करते हैं, अलग सिस्टम को भी यूज करते हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम हो गया, क्या सिस्टम हो गया? सीजीएस सिस्टम। और क्या हो जाएगा? एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। और क्या हो जाएगा? एफपीएस सिस्टम। क्या हो जाएगा? एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, है ना। ये समझ में आ गया यहाँ पे, है ना? इतना समझ में आ गया। अब ये सीजीएस सिस्टम कहाँ यूज होता है? जनरली फ्रेंच में, फ्रेंच में ही, फ्रेंच के लोग क्या करते हैं? सीजीएस सिस्टम को यूज करते हैं। लेकिन अब तो क्या चलता है, जब सब जगह क्या चलता है वही चलता है। सीजीएस सिस्टम फ्रेंच में, ये एमकेएस सिस्टम भी फ्रेंच में ही, और ये ब्रिटिश में। लेकिन सब अब इंटरनेशनल में क्या ये होता है? एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम को ही पढ़ते हैं, बस इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? सेंटीग्राम सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ जो होगा सेंटीमीटर में नापेंगे। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ जो है, लेंथ को हम लोग किस में नापेंगे? लेंथ को इसमें सेंटीमीटर में नापेंगे। इतना समझ में आ गया। मास को, जो मास है, एम से दिखा रहा हूँ, मास को किस में नापेंगे? यहाँ पे ग्राम में नापेंगे। और टाइम को यहाँ पे सेकंड में नापेंगे। इतना समझ में आ गया। एमकेएस की बात करें तो इसमें क्या होगा? लेंथ को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। मास को किस में नापेंगे? किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में नापेंगे। और टाइम को किस में नापेंगे? सेकंड में नापेंगे। इतना समझ में। एफपीएस सिस्टम में क्या? लेंथ को आप किस में नापोगे? फुट में नापोगे। और मास को किस में नापोगे? पाउंड्स में। क्या है? पाउंड्स में, पाउंड में नापोगे। और टाइम को किस में नापेंगे? सेकंड में नापेंगे। इतना समझ में आ गया, है ना। तो दिक्कत क्या है कि फुट का और सेंटीमीटर का रिलेशंस क्या होता है, मीटर और फुट में रिलेशंस क्या होता है, और केजी और पाउंड में क्या रिलेशंस होता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि 1 मीटर बराबर कितना फुट होता है? 3.2 फुट होता है। 1 मीटर बराबर 3.2 फुट। इतना समझ में आ गया, है ना। और 1 केजी बराबर क्या होता है? 2.2 पाउंड। 1 केजी बराबर क्या हो जाता है? 2.2 पाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये एक रिलेशन है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, इसको नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो क्या है? डायमेंशन। अभी हम जितना बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? यूनिट की बात कर रहे थे, यूनिट की बात कर रहे थे। अब हम लोग क्या बात करेंगे? डायमेंशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? डायमेंशन की। डायमेंशंस क्या शो करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करें डायमेंशंस। जब डायमेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो डायमेंशन की जो एक्सप्रेस करते हैं ना डायमेंशन, इससे क्वेश्चन बनता है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा निकालना आना चाहिए। ये बहुत आसान भी है, ठीक है। डायमेंशन में 3 चीज़ों को हम लोग बार बार देखते हैं। क्या है वो? मास, लेंथ और टाइम। अब यहाँ पर मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में? कैपिटल एम से। लेंथ को कैपिटल एल से, और टाइम को कैपिटल टी से, MLT, ठीक है। तो किसी भी डायमेंशन को निकालने के लिए 3 स्टेप को यूज करते हैं। पहले क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या यूज करते हैं? स्टेप नंबर 1 क्या यूज करते हैं? अगर किसी का हम लोग को डायमेंशन है, उसका फॉर्मूला लिखना है। कोई भी अगर क्वांटिटी दे दिया है ना, उसका क्या लिखना है? फॉर्मूला है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजरेबल है, उसी का डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया, तो उसमें सारे चीज़ आएगा जितने बात कर रहे थे हम लोग, ड्राइव और फंडामेंटल यूनिट्स। तो पहला काम क्या करेंगे उस स्टेप में? उसके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे। इतना समझ में आ चुका है ना। इतना समझ में आ चुका है। आगे बढ़े।
चलो ठीक है। अब हम मान लो कि हमको क्या निकालना है, जैसे अब हमको मान लो डेंसिटी का फॉर एग्जांपल क्या करना है, फॉर एग्जांपल क्या क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन की बात करें तो क्या दे दिया फॉर एग्जांपल कि डेंसिटी का डायमेंशन लिखो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, स्टेप फर्स्ट में उसके फॉर्मूला को लिखना था। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, डेंसिटी के फॉर्मूला को लिखना है, यानी डेंसिटी बराबर, डेंसिटी को रो से दिखा देते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये हुआ इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। अब स्टेप सेकंड क्या करते हैं, स्टेप सेकंड को ध्यान से देखो, स्टेप सेकंड को क्या देखते हैं, स्टेप सेकंड को क्या करते हैं। स्टेप सेकंड में जब आपने क्या कर दिया, क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख दिया, अब क्या लिखते हैं, अब उस फॉर्मूला का यूनिट लिखना है ना, राइट डाउन यूनिट, है ना, राइट डाउन फंडामेंटल यूनिट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब उसका क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को लिखना है, स्टेप में उसके फंडामेंटल यूनिट लिखना है। फॉर एग्जांपल स्टेप इसका सेकंड करके हम लोग देखते हैं, स्टेप सेकंड में क्या होगा, यानी स्टेप सेकंड ये हो गया स्टेप फर्स्ट, अब स्टेप सेकंड करते हैं, क्या करते हैं स्टेप सेकंड। अब इसका मुझे क्या करना है, यूनिट लिखना है, क्यों रो इस तरह से दिखाते हैं, रो, ठीक है, रो इस तरह से, डेंसिटी को रो से दिखा। अब देखो रो है गया, बात करते हैं अब मास अपन बोलिए, मास है, मास को किस में मेजर करते हैं हम लोग, केजी में मेजर करते हैं। अब वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को किस में यूज करते हैं, मीटर क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इतना हो गया, सारा यूनिट लिख लिए। अब स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड, अब इस यूनिट के बेसिस पे क्या करेंगे, डायमेंशंस को राइट डाउन डायमेंशन ऑफ, राइट डाउन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट्स, यानी जो यूनिट्स दिया उसके बेसिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग उसके डायमेंशंस को लिखना शुरू करेंगे। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। अब इसने हमने यूनिट लिख दिया है, अब इसकी यूनिट के बेसिस पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इसका हम लोग डायमेंशंस लिखने वाले हैं। अब बात करते हैं डायमेंशंस में तीन चीज़ देखें, मास, लेंथ और टाइम। क्या देखें हम लोगों ने, मास, लेंथ और टाइम को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अच्छा रो को इस तरह से भी, इस तरह से दर्शाते हैं, रो को इस तरह से, क्यू की तरह नहीं, इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है, रो को इस तरीके से दर्शाते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया, इसको बोलते हैं रो पढ़ते हैं। अब मान लो मास, अब डायमेंशन में मास कैसे दिखा रहे हैं, डायमेंशन में मास को एम से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। अब समझ में आ गया। लेंथ को किससे दिखा रहे हैं, एल से दिखा रहे हैं, और टाइम को कैसे दिखा रहे हैं, टी से दिखा रहे हैं, ठीक है। मास यहाँ पे कितना है, एक ही क्वांटिटी है, तो इसके लिए और ऊपर में है तो 1 आएगा, 1 आ गया, कुछ नहीं लिखो, 1 आ गया। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ के देखो, लेंथ क्या है, 1 मीटर होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन 3 गो मीटर है, वो भी किस में है, नीचे में है। जब ये ऊपर क्वांटिटी जाएगा, इसको इस तरीके से देख लो, मास, ये मास ऊपर में है, नीचे में क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का पावर 3 है, और टाइम तो कुछ है नहीं, है ना। अब ये उसको ऊपर लिखेंगे, अब इस डायमेंशन को अच्छे से लिखेंगे। अब इस डायमेंशन को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इसके डायमेंशंस को मैं अच्छे से लिखने चाहूँ। मास तो वैसा का वैसा ही है। अब ये लेंथ वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ का 3 हो जाएगा, और टाइम क्या है, 0 है, 0 टाइम 0, तो जिसका पावर 0 होता है वो क्या होता है, 1 हो जाता है। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशंस हो गया, यानी डेंसिटी का डायमेंशंस हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं, फोर्स हो सकता है, प्लैंक कांस्टेंट हो सकते हैं, टॉर्क हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी को डायमेंशंस लिख सकते हैं, लेकिन इस 3 स्टेप को यूज करेंगे। और इस डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें फॉर्मूला याद हो, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद ही नहीं होगा तो फिर हम लोग डायमेंशंस को लिख पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल फॉर्मूला के बेसिस पर तो फंडामेंटल डिराइव कर लोगे, है ना, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं हो तो फिर यूनिट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसके अदर बेसिस पर खूब प्रैक्टिस करो,
डायमेंशंस के बारे में, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में करो या फिर ऐसे मुझे बता दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।